हेलो गाइस, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अरशद नदीम आवान है और इंग्लैंड में एज अ कंसल्टेंट सोनोग्राफर की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है ताकि मैं आप लोगों के साथ अपने अल्ट्रासाउंड नॉलेज जो है वो शेयर कर सकूँ। मैं आज की इस वीडियो में आपसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का जिक्र करूँगा। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हमें अल्ट्रासाउंड पे किस तरीके से नज़र आएगा, हम कैसे उसे अप्रिशिएट करेंगे, किस तरीके से हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। आप मेरी ये वीडियोस देखते जाइएगा और उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आपको आसानी होगी कि आप आसानी के साथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को पिक कर सकें। गुज़श्ता 16 वीडियोस जो हैं वो लिवर के बारे में थी। मैंने कोशिश की ताकि मैं हर टॉपिक को जो है उस वीडियो में जो है कवर कर सकूं। लेकिन अगर आप समझते हैं कोई टॉपिक या कोई पॉइंट रह गया है, मुझे ईमेल कर दें या इस कमेंट में अपने रिमार्क्स दे दें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन वीडियोस को जो है या उन टॉपिक्स को जो है वो मैं दोबारा कवर कर सकूँ। पैंक्रियास का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियोस देखते रहें तो यकीन रखें कि आपको आसानी होगी कि आप पैंक्रियास को देख भी सकेंगे और पैंक्रियास की जो पैथोलॉजी है वो आसानी के साथ जो है वो पिक कर सकेंगे। लिहाजा मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है और आप जो है आपको बहुत आसानी होगी इन तमाम इमेजेस को देखने के बाद। आपकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस होगी, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हमें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पर किस तरीके से नज़र आएगा। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर लें कि हमें अल्ट्रासाउंड पर पैंक्रियाज नज़र कैसे आएगा। तो अल्ट्रासाउंड पे पैंक्रियाज देखने के लिए हमें कुछ लैंडमार्क्स को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हमने वो लैंडमार्क्स देख लिए तो उससे हमें पैंक्रियाज की जो ऑर्गन्स हैं, पैंक्रियाज के जो पार्ट हैं वो देखना आसान हो जाएगा। जिस तरह हम देखते हैं पैंक्रियाज का हेड है, बॉडी है और टेल है। इसके लिए हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में भी जो है रख के स्कैन करना होता है और उसके बाद उसे हमें मुख्तलिफ लेटरल डिक्यूबाइटिस पोजीशंस पे भी जो है डाल के उसकी टेल को या हेड की रीजन को देखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बैक वक्त आप जब स्कैन कर रहे होंगे और आप प्रोब जो है वो एब्डोमेन पे रखते हैं तो आपको सारा का सारा पैंक्रियाज जो है बैक वक्त नज़र नहीं आता। इसके लिए आपको पेशेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो रोल करना होता है। तो हमें वो कौन से लैंडमार्क्स हैं जो कि हमें बताएंगे कि हमें बॉडी या हेड या टेल रीजन जो है वो नज़र आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम वो लैंडमार्क्स देखते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी पे पैंक्रियाज को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसके वेस्कुलर लैंडमार्क को देखें। इस इमेज में आप देखें जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैंक्रियाज को, वाइट एरो जो है वो स्प्लिनिक वेन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो येलो एरो है ये एसएमबी या सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, और यहाँ पे इसके साथ में सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो आपको दिखाई जा रही है। सबसे ऊपर आप टॉप पे देखें तो आपको लिवर नज़र आ रहा है। तो आपको जब ये तमाम लैंडमार्क नज़र आ जाए तो आपको पैंक्रियाज को पहचानना जो है वो आसान हो जाएगा। पैंक्रियाज को पहचानने के लिए ज़रूरी ये भी है कि आप डॉपलर इमेजिंग जो है वो यूज़ करें ताकि आपको जो सुपीरियर या स्प्लिनिक वेन है जो बिल्कुल इमीडिएट पैंक्रियाज के नीचे होती है उसमें आपको जो है वो ब्लड नज़र आ जाएगा। सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है उसमें भी आपको जो है ब्लड फ्लो नज़र आ जाएगा। तो ये जो पिक्चर आपको इस वक्त अल्ट्रासाउंड इमेज पे सामने दिखाई दे रही है तो ये वो वेस्कुलर लैंडमार्क है जिसके ज़रिए आप पैंक्रियाज को बड़ी आसानी के साथ जो है वो पहचान सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैंक्रियाज का हेड, बॉडी और टेल आपको एक ही इमेज में नज़र आए। इसके लिए आपको प्रोब जो है वो थोड़ी सी एंगल में करनी होगी, यानी प्रोब एंगुलेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको जो है पैंक्रियाज नज़र आ रहा है, नीचे आपको स्प्लिनिक वेन जो है नज़र आ रही है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और आर्टरी भी विजिबल है। ये आपको पैंक्रियाज की बॉडी जो है और थोड़ा सा आपको पैंक्रियाज की टेल भी नज़र आ रही है। जहाँ तक बॉडी का ताल्लुक है, नॉर्मली इसका साइज़ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर तक कंसिडर किया जाता है। अगर इसी रेंज में इसकी बॉडी का साइज़ आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ये साइज़ जो है 2.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ हो जाए तो फिर इसको हम
इनलार्ज पेंक्रियाज जो है वो कंसिडर करेंगे। जहाँ तक पेंक्रियाज की इनलार्जमेंट का ताल्लुक है तो आपको इनलार्जमेंट के लिए तीनों हिस्सों को जो है पूरे तरीके से देखना होता है। आपको हेड को भी कंसिडर करना होगा, आपको बॉडी का साइज़ भी जो है वो लेना होगा, आपको टेल भी जो है वो पूरे तरीके से देखनी होगी। तो पेंक्रियाज की बॉडी बिल्कुल आपको फ्रंटल एरिया पे नज़र आती है, बड़ी आसानी से नज़र आती है। और अगर आप ट्रांसड्यूसर को ट्रांसवर्स पोजीशन में रखें तो सेंटर में आपको जो है वो बॉडी ऑफ पेंक्रियाज नज़र आ जाएगी। इस इमेज पे आप देखें तो आपको सिर्फ टेल नज़र आ रही है। टेल के लिए जो क्राइटेरिया है साइज़ का वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक है। बाज़-औक़ात 2.5 तक जो है इसको इनलार्ज भी कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन नॉर्मल मेथड यही है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लें और अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है और फिर पेंक्रियाज जो है बॉडी या 3 हिस्सों में से कोई 2 हिस्से जो है वो इनलार्ज है तो आप फिर इसको इनलार्ज कंसिडर करेंगे। ये आपको बॉडी जो है के साथ साथ आपको टेल नज़र आ रही है। ये टेल टुवर्ड्स द स्प्लीन होती है, टुवर्ड्स द लेफ़्ट किडनी होती है और ये बेहतर तरीके से तब नज़र आती है अगर आप पेशेंट को लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन पे डालें, साइड पर रखें और फिर उसके बाद आप प्रोब की थोड़ी सी एंगुलेशन दें तो आपको टेल आसानी से जो है नज़र आ जाएगी। इस स्लाइड पे आपको जो है वो पेंक्रियाज का हेड दिखाया गया है। आपको नीचे जो है एओर्टा नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ आपको स्प्लीनिक आर्टरी जो है स्प्लीनिक वेन जो है वो भी नज़र आ रही है। तो ये पेंक्रियाज का हेड है। पेंक्रियाज का हेड सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है और ये वो अट्रैक्टिव पॉइंट है जहाँ पर मल्टीपल पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं और मल्टीपल कार्सिनोमा जो ट्यूमर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि पेंक्रियाज की हेड का जो ट्यूमर है वो उसकी कंप्रेशन जो है वो पोर्टा हेपेटिस पे होती है और पोर्टा हेपेटिस पे जब कंप्रेस हो जाए तो पेशेंट आपके पास जो है वो सिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट आपके पास जॉइंटिस में आएगा और हमें इससे ये कंफर्म हो जाता है कि पेंक्रियाज के हेड पर कोई पैथोलॉजी है। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो बेस लाइन मोडेलिटी है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड को कंसिडर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मल हेड साइज़ जो है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर इससे हेड इनलार्ज है तो इसको जो है इनलार्ज कहा जाता है, लेकिन हेड उस सूरत में इनका इनलार्ज होता है कि जब उसमें कोई ट्यूमर हो। कभी कभी जो है फोकल पेंक्रियाटाइटिस भी जो है वो ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे इसके अंदर ट्यूमर है। लिहाजा हेड वो वाकई रीजन है जिसमें आपको बहुत कंसंट्रेट करना होता है ताकि उसमें अगर कोई पेंक्रियाटिक पैथोलॉजी या कोई ट्यूमर पड़ा है तो आप उसको पहचान सकें। जहाँ तक पेरेन्काइमल इकोजेनेसिटी का ताल्लुक है तो पेंक्रियाज की पेरेन्काइमल इकोजेनेसिटी जो है वो वेरिएबल होती है। ये थोड़ी सी इसकी जो इकोजेनेसिटी है वो इक्वल स्लाइटली इंक्रीज़ होती है लिवर से और स्प्लीन से और ये हल्का सा इकोजेनिक होता है, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मिसाल के तौर पर जहाँ पे इंक्रीज़ बीएमआई है, मरीज़ का वज़न ज़्यादा है और उस पर फैटी डिपोजिशन ज़्यादा है तो आपको पेंक्रियाज जो है वो इकोजेनिक नज़र आएगा। ये 3 स्लाइडें आपको नज़र आ रही हैं, इन 3 में अगर आप देखें तो आपको इकोजेनेसिटी में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। अब जो पॉइंट यहाँ पे कंसिड्रेशन का है वो ये है कि जब इसमें कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है तो पेरेन्काइमल इकोजेनेसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले जो पैथोलॉजी है वो इन्फ्लेमेशन है, यानी पेंक्रियाटाइटिस, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। पेंक्रियाटाइटिस जब भी होता है तो पेंक्रियाटिक जो इकोजेनेसिटी है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले इसकी जो इकोजेनेसिटी वो डिक्रीज़ होती है अगर उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आप देखेंगे पेंक्रियाज जो है वो इनलार्ज भी हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी इकोजेनेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, हाइपोएक्विक पेंक्रियाज होगा। जी, जैसे कि मैंने पहले मेंशन कर दिया कि इकोजेनेसिटी जो है वो वेरिएबल होती है। आप इस पेंक्रियाज को देखें तो ये आपको इकोजेनिक पेंक्रियाज नज़र आएगा। ये इन एक्चुअल इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी नहीं है बल्कि ये डिपोजिशन है फैटी। आप इस मरीज़ का लिवर देखेंगे तो वो आपको इंतहाई फैटी नज़र आएगा। तो बाज़ जगहों पर ये भी नॉर्मल प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है कि अपने आप को सेफ़ साइड पर रखने के लिए आप कमेंट करते हैं कि लिवर जो है वो इंक्रीज़ इन साइज़ है और इंक्रीज़ इन इकोजेनेसिटी है और फैटी डिपोजिशन है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है और उसके साथ साथ जो है पेंक्रियाज वो भी इकोजेनिक नज़र आ रहा है और ये इंक्रीज़ इकोजेनेसिटी ऑफ पेंक्रियाज जो है बिकॉज ऑफ
फैटी डिपोजिशन है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए इन्फ्लेमेटरी मार्कर से कोरिलेट कर लिया जाता है, तो पता लग जाता है कि ये पेंक्रियाज जो है ये इकोजेनिसिटी इसकी अगर इंक्रीज़ है तो ये फैटी डिपोजिशन की वजह से इंक्रीज़ है। और इसके साथ साथ पेशेंट का जो लिवर है वो भी आपको हेपेटिक स्टीटोसिस ग्रेड 3 नज़र आएगा। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में अल्ट्रासाउंड का क्या रोल हो सकता है? सबसे पहला रोल तो ये है कि गॉल स्टोन्स को जो है वो डिटेक्ट किया जाए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं कि नहीं, क्योंकि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की सबसे बड़ी वजह जो है वो गॉल स्टोन्स हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं वो ये है कि हम बाइल डक्ट की डायलिटेशन डिटेक्ट करें और ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करें। अगर बाइल डक्ट्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं और वो डायलेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि हेड ऑफ पेंक्रियाज में या पेंक्रियाटिक जो पेरेन्काइमा है उसमें बाइल के जमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं और पेंक्रियाटिक एंजाइम के जमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिससे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जो है वो हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह जो है कि वो डायग्नोस करें कि ये वाकई ही एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए हम जो है अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि गाइडेड एस्पिरेशन और ड्रेनेज। अल्ट्रासाउंड को जो है वो पेंक्रियाटिक कलेक्शन को ड्रेन करने के लिए और एस्पिरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में दरअसल बाइल रिफ्लेक्स कर जाता है और पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो रिफ्लेक्स करके पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा के अंदर जो है वो फैल जाते हैं। तो इससे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा होती है उसको हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का नाम देते हैं। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की वजूहात काफ़ी ज़्यादा हैं। बाज़ जगह पे इन्होंने इडियोपैथिक लिखा हुआ है, किसी कोई वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी अभी तक, और कुछ जगहों पे जो है वो पोस्ट सर्जिकल या हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टॉक्सिन जो हैं उसकी वजह से एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, और ज़्यादातर जो है वो अल्कोहल इंटेक से जो है वो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जो है वो हो सकता है। पेंक्रियाटाइटिस के या एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के साइन जो है वो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, शदीद किस्म का मैदे के हिस्से पे या मैदे के सामने के हिस्से पे जो है वो दर्द होगा, नौजिया होगा, मरीज़ का दिल ख़राब होगा, उल्टियाँ आएँगी, और अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएँगे तो आपको सीरम एमाइलेज जो है वो इंक्रीज़ मिलेगा। और अगर हेमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस है तो दो साइन आपको बड़े क्लियर मिलेंगे। एक को हम कहते हैं कुलिन साइन। कुलिन साइन में जो है जो अम्बिलिकल एरिया है इसके इर्द-गिर्द जो है ब्रूजिंग हुई होती है, स्किन के ऊपर जो है वो काले-काले धब्बों का निशान जो है वो आ जाएगा। और दूसरा साइन जो उसे ग्रे टर्नर साइन कहते हैं, जो फ्लैंक्स के लीजन है, जो बॉडी के साइड के या पेट के जो साइड के हिस्से हैं, इसके ऊपर आपको ब्रूजिंग साइन मिलेंगे, यानी काले-काले धब्बे जो है वो आपको नज़र आएँगे। इसके साथ-साथ जो है हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को जब हम देखते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। वर्ल्ड वाइज़ जो है वो एक क्लासिफिकेशन यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं एटलांटा क्लासिफिकेशन। एटलांटा क्लासिफिकेशन की बात करते हुए हम देखते हैं तो ये 2 टाइप्स की हैं। पहली क्लासिफिकेशन जो है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेंक्रियाटाइटिस। ये कैसे नज़र आती है, ये आने वाली स्लाइड्स पर जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है उसे कहते हैं नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस। तो नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस हमें कैसे नज़र आएगी, उसके क्या फीचर होंगे, ये दोनों जो अटलांटा क्लासिफिकेशन है इनकी इमेजेस जो हैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, और उसकी पूरी डिटेल के साथ आपको बताया गया कि ये इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेंक्रियाटाइटिस है या ये नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस है। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का इमेज है। आप अगर देखें तो आपको इस इमेज में जो है वो पेंक्रियाज इनलार्ज नज़र आ रहा है, उसकी बॉडी क्लियरली विजिबल है, काफ़ी इनलार्जमेंट इसकी है, और हेड रीजन जो है वो भी इनलार्ज है। इसके साथ साथ अगर आप इसका पेरेन्काइमा देखें तो आपको ये टोटली हेट्रोजेनस नज़र आ रहा है। नॉर्मली पेंक्रियाज का पेरेन्काइमा जो है वो होमोजेनस होता है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई हेट्रोजेनिसिटी नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप इस पेंक्रियाज को गौर से देखें तो आपको बड़ा क्लियर जो है नज़र आ रहा है कि ये हेट्रोजेनस पेंक्रियाज है, और इसमें इनलार्जमेंट भी आपको नज़र आ रही है, काफ़ी डिफ्यूजली इनलार्ज है। तो अगर आप इसको टिल्ट करके देखें तो आपको हेड भी इनलार्ज नज़र आएगा, आपको पेंक्रियाज की बॉडी भी इनलार्ज नज़र आएगी और टेल भी इनलार्ज नज़र आएगा। तो ये टिपिकल एग्जांपल है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की कि आपको पेंक्रियाज हाइपोइक्विक नज़र आएगा और आपको पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा जो है वो हेट्रोजेनस नज़र आएगा।
एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की रिपोर्ट आपने कुछ इस तरीके से लिखनी है कि आपने मेंशन करना है पेंक्रियाज इज़ डिफ्यूजली इनलार्ज। कभी कभी ये फोकल इनलार्जमेंट भी देखने में आती है, फोकल पेंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, लेकिन अगर वो फोकल हो तो आपने फोकल पार्ट मेंशन करना है कि वो हेड इन्वॉल्व है, बॉडी इन्वॉल्व है या टेल इन्वॉल्व है। और अगर वो डिफ्यूज़ है तो आपने लिखना है कि पेंक्रियाज इज़ डिफ्यूजली इनलार्ज विद हेट्रोजेनस पेरेन्काइमा and reduced parenchymal echogenicity. However, no peripancreatic collection noted, no solid mass और cystic lesion noted. तो आपने डॉपलर वेस्कुलरिटी भी मेंशन करनी है कि देयर इज़ नो वेस्कुलरिटी या देयर इज़ वेस्कुलरिटी इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पेंक्रियाज। कंक्लूजन में आपने मेंशन करना है कि फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, कोरिलेशन with the pancreatic enzymes, serum amylase and serum protease is suggested. CT scan with pancreatic protocol is also recommended for further workup. एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी को मेंशन करने के लिए जो क्लासिफिकेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है उसे एटलांटा क्लासिफिकेशन कहते हैं। और एटलांटा क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जो है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेंक्रियाटाइटिस और नंबर 2 जो है उसको नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। एटलांटा क्लासिफिकेशन की पहली कैटेगरी जिसे इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं, उसमें कुछ पेंक्रियाज हमें इस तरीके से नज़र आएगा कि पेंक्रियाज जो है वो इनलार्ज होगा और पीरी पेंक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग्स जो है वो आपको नज़र आएगी। आप देखें ये सबसे ऊपर जो है वो पेंक्रियाज नज़र आ रहा है और उसके बाद जहाँ पे आपको ये स्टार नज़र आ रहे हैं ये इकोजेनिक है, ये असल में पीरी पेंक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग्स हैं। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सराउंडिंग जितने भी फैट्स होते हैं वो उसमें स्ट्रैंडिंग जो एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे स्ट्रैंडिंग कहते हैं, तो वो स्ट्रैंडिंग हमें नज़र आती है। तो उस स्ट्रैंडिंग की वजह से ये जो भी सराउंडिंग फैट है वो हाईली इकोजेनिक नज़र आने लगते हैं, तो आप उसको पीरी पेंक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग का नाम देते हैं। उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में फेशिया होते हैं वो भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से जो है वो थिक हो जाते हैं। तो 2 पॉइंट जो है हमें देखने में मिलते हैं, पहला ये कि पेंक्रियाज इनलार्ज होता है, सेकंड ये पीरी पेंक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग हो जाती है, और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उसमें जो सराउंडिंग फेशिया है वो थिक हो जाता है। इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेंक्रियाटाइटिस की रिपोर्ट आप इस तरह लिखेंगे कि आपने मेंशन करना है कि पेंक्रियाज इज़ डिफ्यूजली इनलार्ज एंड edematous. Peripancreatic fat strandings and thickened fascia is noted. However, no fluid collection around the pancreas noted. क्योंकि fluid collection इसको जो है वो डिस्टिंग्विश करता है नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस में, क्योंकि नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस में जो है वो पेरीपेंक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन जो है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा। जब आप इसकी कंक्लूजन लिख रहे हो तो आपने कंक्लूजन में ये मेंशन करना है कि फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ इंटरस्टिशियल इडिमेटिस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, कि ये तमाम जो फीचर हैं ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को जो है वो शो करते हैं, लेकिन चूँकि पेंक्रियाज वो एडिमेटिस है तो इसलिए ये इंटरस्टिशियल एडिमेटिस पेंक्रियाटाइटिस होगा। और आप एडवाइस करेंगे कि इसे क्लिनिको लैब को रिलेशन करें और उसके साथ साथ आप सीटी एब्डोमेन विद पेंक्रियाटिक प्रोटोकॉल जो है रिकमेंड करेंगे, ताकि अगर किसी किस्म का मास सस्पिशन हो तो वो भी कवर हो सके। एटलांटा क्लासिफिकेशन की सेकंड कैटेगरी जो है वो नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस है, आप इसे नेक्रोटिक पेंक्रियाटाइटिस भी कह सकते हैं। ये स्लाइड टिपिकल नेक्रोटिक पेंक्रियाटाइटिस की है। अगर आप इसको गौर से देखें तो पहला फीचर जो है वो ये है कि आपको जो पेंक्रियाज है वो इनलार्ज नज़र आ रहा है। पेंक्रियाज का जो पेरेन्काइमा है वो टोटली हेट्रोजेनस है, बिकॉज कि इसके अंदर नेक्रोसिस शुरू हो चुका है। नेक्रोसिस की वजह से आपको पेंक्रियाज का पेरेन्काइमा जो है वो हेट्रोजेनस, मार्क्ड हेट्रोजेनस नज़र आएगा। इकोजेनिसिटी जो है वो इसकी रिड्यूस नज़र आएगी, क्योंकि नेक्रोसिस में फ्लूइड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इकोजेनिसिटी पेंक्रियाज की जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और आपको जो तीसरा पॉइंट है वो नज़र आएगा वो ये है, पेंक्रियाज की सराउंडिंग में आपको फ्लूइड कलेक्शन नज़र आएगी। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको इसकी सुपीरियर एस्पेक्ट में
आइसोएक्विक एरिया नज़र आ रहा है जो दरअसल फ्लूइड है, तो आपको इस एरिया में जो है वो फ्लूइड नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सुपीरियर टू पेंक्रियाज ही नज़र आए, आपको पीरी पेंक्रियाटिक रीजन कोई भी हो, सुपीरियर हो इन्फीरियर हो, तो आपको जो है उसके इर्द गिर्द फ्लूइड कलेक्शन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये नेक्रोटिक पेंक्रियाटाइटिस की पहचान है कि उसमें आपको फ्लूइड पॉकेट्स जो है वो नज़र आएंगे। नेक्रोटिक पेंक्रियाटाइटिस की रिपोर्ट में आपने मेंशन करना है कि पेंक्रियाज इज़ इनलार्ज। सबसे पहले आपने इसकी इनलार्जमेंट का जिक्र करना है, फिर आपने उसकी हेट्रोजेनिसिटी का जिक्र करना है कि उसका जो पैरेन्काइमा है वो हेट्रोजेनस है। और तीसरा पॉइंट जो है, ऑलवेज लुक फॉर द पेंक्रियाटिक डक्ट। आपने पेंक्रियाटिक डक्ट को नहीं इग्नोर करना, पेंक्रियाटिक डक्ट को आपने देखना है कि वो डायलेटेड तो नहीं है, आपने उसकी मेजरमेंट ले लेनी है। पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आपने देखना है कोई स्टोन तो नज़र नहीं आ रहा, कोई मास तो नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा आपने मेंशन करना है कि पेंक्रियाटिक डक्ट इज़ इनलार्ज या पेंक्रियाटिक डक्ट इज़ नॉट इनलार्ज। ये डिपेंड करता है केस टू केस, बाज़ में पेंक्रियाटिक डक्ट इनलार्ज होती हैं, बाज़ में पेंक्रियाटिक डक्ट इनलार्ज नहीं होती, लेकिन ख़ुसूसन क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो इनलार्ज हो जाती है। चूँकि ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है और एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की सेकंड एंटिटी है, एटलांटा क्लासिफिकेशन की सेकंड कैटेगरी है जिसे हम नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेट्रोजेनस पेंक्रियाज मिलेगा, आपको इनलार्ज पेंक्रियाज मिलेगा, और तीसरी जो पॉइंट ये है कि फ्लूइड कलेक्शन इज़ सीन अराउंड इट। उसकी मेजरमेंट ले लें, बेहतर है तो वॉल्यूम आप लिख सकते हैं कि इतने ml वॉल्यूम जो है वो सुपीरियर एस्पेक्ट में नज़र आ रहा है, या पीरी पेंक्रियाटिक रीजन में जो है इतने वॉल्यूम की कलेक्शन जो है वो मौजूद है। कलेक्शन को आप लिख सकते हैं क्लियर कलेक्शन मौजूद है या उसके अंदर कोई डेब्रस नज़र आ रहे हैं। जब कंक्लूजन आपने मेंशन करनी हो तो लिखें कि फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस, क्लिनिकल लैब कोरिलेशन इज सजेस्टेड, CT abdomen with pancreatic protocol is recommended to look for any evidence of mass lesion. सूडोपेंक्रियाटिक सिस्ट, ये दरअसल क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में भी जो है आपको सूडोसिस्ट जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। सूडोपेंक्रियाटिस सिस्ट ज़रूरी नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन आपको पेंक्रियास के साथ ही नज़र आए, लेकिन अगर कोई सिस्ट आपको पेंक्रियाटिक एरिया में या आपको एपिगैस्ट्रिक एरिया में या मीडियल साइड लिवर पे या सुपीरियर टू किडनीज आपको नज़र आ रहा है, तो इस विसिनिटी में जो भी सिस्ट आपको नज़र आ रहा है तो आप अपनी डिफरेंशियल में सूडोपेंक्रियाटिक सिस्ट को जो है ज़रूर शामिल करें। कभी-कभी इसके अंदर जो है वो स्टेराइल फ्लूइड होता है, यानी किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो तो ये बिल्कुल क्लियर फ्लूइड आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आपको लो लेवल इकोस भी नज़र आ सकते हैं और इंटरनल डेब्रिस भी नज़र आ सकते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड या इन्फेक्टेड सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट जो है वो कहलाएगा। तो सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट अल्ट्रासाउंड पे हमें किस तरीके से नज़र आते हैं, तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। नेक्रोटिक पेंक्रियाटाइटिस में चूँकि फ्लूइड कलेक्शन जो है वो अराउंड द पेंक्रियाज होती है, तो अब ये देखना है कि कभी कभी ये स्टेराइल हो सकती है, कभी कभी ये इन्फेक्टेड भी हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आपने ये देखना है कि आया इसकी कम्युनिकेशन जो है वो पेंक्रियाज के साथ है या नहीं। तो इस कॉम्प्लिकेशन को जो है वो सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट का नाम दिया जाता है। सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट ज़रूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड पर आपको बाहर सूरत पेंक्रियाज के साथ कम्युनिकेशन नज़र आए। कभी कभी ये कलेक्शन जो है वो डिस्टेंट चली जाती है, ज़रा सा दूर चली जाती है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज होकर एक सिस्टिक फॉर्म जो है वो बना देती है, तो इसको हम सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट कहते हैं। तो आपने सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट को जो है वो उसका साइज़ लेना है, 3 डायमेंशन में आप उसका साइज़ लेंगे। आपने उसकी प्रॉक्सिमिटी बतानी है पेंक्रियाज के साथ, पेंक्रियाज से वो कितना दूर है, वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, वो मीडियल टू लिवर है, सुपीरियर टू किडनीज़ है। जो लोकेशन है आपने वो लोकेशन मेंशन करनी है। उसके बाद आपने जो पेंक्रियाज के इंटरनल कंटेंट है उसको मेंशन करना है कि आया वो क्लियर फ्लूइड नज़र आ रहा है, उसके अंदर इंटरनल इकोज नज़र आ रहे हैं, इंटरनल डेब्रस नज़र आ रहे हैं, तो आपने इसको भी क्लियरली मेंशन करना है। और डॉपलर सिग्नल आपने डालने हैं, आपने दिखाना है कि इस पे डॉपलर पे वेस्कुलरिटी है या नहीं। आपने उसकी तमाम साइज़ को मेंशन करना है, अगर बेहतर हो तो वॉल्यूम लेकर बता दें कि इस सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट में इतना वॉल्यूम जो है मौजूद है। सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट की रिपोर्ट जो है आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि आपने मेंशन करना है कि वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन मेजरिंग
आपने उसकी 3 डायमेंशन मेजरमेंट जो है वो देनी है। इस सीन इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेंक्रियाज, जो भी प्रॉक्सिमिटी है आपने वो मेंशन करना है। अगर कम्युनिकेशन नज़र आ रही है तो कम्युनिकेशन मेंशन कर दें, नहीं नज़र आ रही तो सिर्फ उसका एरिया मेंशन कर दें कि ये जो है वो एपिगैस्ट्रिक में है, ये मीडियल टू लिवर नज़र आ रहा है, या सुपीरियर टू किडनीज रीनल एरियाज़ नज़र आ रहा है, या ये पीरी पेंक्रियाटिक रीजन में जो है वो नज़र आ रहा है, तो आप उसको मेंशन कर दें। दूसरी बात ये आप मेंशन कर दें कि क्लियर फ्लूइड है, उसके इंटरनल लो लेवल इकोज़ नज़र आ रहे हैं या नहीं, कोई डेब्रेस अंडर मौजूद है या नहीं, उसके अंदर जो है वो वेस्कुलरिटी जो है वो है या नहीं। आप उस पर डॉपलर सिग्नल आपने डाला है तो आप उसे मेंशन करेंगे कि डॉपलर सिग्नल में वेस्कुलरिटी है या नहीं। तो ये तमाम पॉइंट्स आपने इस रिपोर्ट के ऊपर मेंशन करने हैं, और रिपोर्ट पर मेंशन करने के बाद फिर आप सेकंड जब अपनी कंक्लूजन देंगे तो आपने कंक्लूजन में लिखना है कि फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट। तो आप अपनी फाइंडिंग में मेंशन कर देंगे कि ये सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट है, और इसकी आप लोकेशन भी मेंशन कर देंगे। और सबसे बेहतर बात ये कि आप उसमें अगर वॉल्यूम ले सकें तो मेंशन कर दें कि इतने वॉल्यूम का सिस्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पहली कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्यूट फ्लूइड कलेक्शंस हैं, जो कि पीरी पेंक्रियाटिक एरिया में जो है फ्लूइड कलेक्शंस आपको मिलेंगी। सूडोसिस्ट फॉर्मेशन जो है वो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये ज़्यादातर क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में देखा जाता है, लेकिन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में भी सूडोसिस्ट जो है वो मिल जाता है। पेंक्रियाटिक एब्सिस अक्सर ये इन्फेक्टेड होकर एब्सिस बना देते हैं। नेक्रोसिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस अगर ट्रीट ना हो तो ये क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस और नेक्रोटिक पेंक्रियाटाइटिस में जो है वो चेंज हो जाता है। इन्फेक्टेड नेक्रोसिस हो जाता है। हेमरेज जो है वो अक्सर देखने में होता है, ख़ुसूसन सूडोसिस्ट हो तो सूडोसिस्ट में जो है वो हेमोरेजिक कंटेंट भी देखने में आ जाते हैं। वेनस थ्रोम्बोसिस जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की है, इसलिए वेनस जो थ्रम्बस है उसको देखना ज़रूरी होता है। और सूडो एनेरिज्म, तो ये सारी की सारी जो है वो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, और ये डिपेंड करता है केस टू केस और केस की सीवियरिटी पर। जी दोस्तों, तो ये था एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के हवाले से। यकीनन आपको इन स्लाइड्स से काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी हेल्पफुल स्लाइड्स थी कि जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जो है वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा। हमने नॉर्मल लैंडमार्क्स जो है वो देखे कि हमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पे जो है वो पेंक्रियास कैसे नज़र आएगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कैसे नज़र आएगा, और हमने ख़ुसूसन एटलांटा क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेंक्रियाटाइटिस हमें किस तरह नज़र आएगा, नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस हमें किस तरीके से नज़र आएगा, और हम इन सब की रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से लिखेंगे। तो यकीनन आपको ये वीडियो जो है वो आसान लगी होगी, आपको ईजी होगा, और अब आपको पेंक्रियाटिक पैथोलॉजी पिक करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अगली वीडियो जो है वो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस के हवाले से होगी, तो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। जब तक कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, मालूमात को दूसरों तक आगे पहुंचाएं। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।